नमस्कार, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिडन साइंस ऑफ इंडिया, एक ज्योतिष विचार। मित्रों, कहा जाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, ये सुख दुख की बुनियाद पर ही आधारित है। यहाँ कभी हमें सुख आकर घेरता है तो कभी दुख की धूप भी हमें सताती है। लेकिन हम इंसान हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे जीवन में बस सुख ही सुख हो, क्योंकि सुख के लम्हे जितनी आसानी से गुजर जाते हैं, दुख के दिन काटे नहीं कटते। लेकिन आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख, ये ग्रहों और आपकी राशियों पर निर्भर करता है। इसीलिए आज आपको मेष राशि की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य आरपी गुप्ता जी। आचार्य जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, जैसे कि हमने कहा कि आज हम मेष राशि की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मेष राशि का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। वैसे राशियां 12 होती हैं और 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि होती है, जिसका स्वामी मैंने बताया अभी आपको कि मंगल होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह की उसमें आता है, क्रूर ग्रह माना जाता है 9 ग्रहों में से। जिसका स्वामी मंगल होने की वजह से ये लाल रंग का ग्रह है जो पृथ्वी के नज़दीक है, और इसके ऊपर जिनका प्रभाव होता है वे व्यक्ति एग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है, व्यक्ति बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर पुलिस, मिलिट्री में या एग्रेसिव काम करने वाले होते हैं। आपने बताया कि ये जो जिस पर मंगल का प्रभाव हो, बहुत ही एग्रेसिव उसका व्यवहार होता है। तो जानना चाहेंगे व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, बाहरी व्यक्तित्व उसका कैसा होता है? देखिए, बाहरी व्यक्तित्व में ये मंगल की कैपेबिलिटी होती है कि किस उस पे बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। मंगल जिस जिस भाव में बैठा है वहाँ पर जाकर के व्यक्ति को अपना प्रभाव दे देता है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से ये खून का कारक है। और खून का कारक होने की वजह से आप ये समझिए कि ये जहाँ जहाँ खून, ब्लड की जो है नेचर ज़्यादा हो जाएगी व्यक्ति के जीवन में, वहाँ एग्रेसिवनेस आ जाएगी। जैसे 3rd हाउस का स्वामी होगा तो बाजूबल होती हैं, तो उसकी बाहुबल में एग्रेसिवनेस आ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति का जो भाई बहन होता है, फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसका बाहुबल अच्छा बनता है। तो जहाँ जहाँ जाएगा ये, जहाँ जहाँ बैठेगा ये, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जी, तो यहाँ सिर्फ ना हम मेष राशि की बात करें, थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। चाहे कोई भी राशि हो, उसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब राशि हमारी है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। देखिए, ये वाइब्रेशंस हैं। जैसे आप एक मोबाइल को देखते हैं, इतनी इतनी जो है मोबाइल के फील्ड के अंदर जो हैं वो कंपनीज आई हुई हैं, कहीं SR है, कहीं हच है, कहीं कुछ है। तो इसी प्रकार से ये जो 9 ग्रहों की रेज होती हैं, ये आपस में वाइब्रेशंस को जो है कैच करती हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर। कई बार आप देखेंगे कि बस में या रेल में सफ़र कर रहे हैं, एक व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस आपसे कैच नहीं करती हैं। इस वजह से इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पे बहुत ज़्यादा ग्रहों का पड़ता है, क्योंकि ग्रेस्पिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होती है, वो ग्रेस्पिंग आप समझेंगी कि उसी के हिसाब से रिपल करता है दूसरे व्यक्ति का। ये वजह है। इस वजह से उसके दैनिक जीवन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जी, दैनिक जीवन की बात की है और यहाँ पर ग्रहों की बात कर रहे हैं, मेष राशि की हम बात कर रहे हैं। तो इन जो मेष राशि के जो लोग हैं, जो ये व्यक्तित्व है इनका, क्या वो खेलकूद पर ज़्यादा इनका प्रभाव रहता है? किस तरह से ये लोग खेलकूद में अपना हिस्सा लेते हैं? खेलकूद का जहाँ तक मामला है वो 3rd हाउस से देखा जाता है, लेकिन खेलकूद इसको वो नहीं लेता है। 3rd हाउस में अगर खेलकूद के प्लैनेट्स डिफरेंट होते हैं, मंगल खेलकूद का प्लैनेट नहीं है। मंगल इसको डिनोट नहीं करता, सिग्निफाई नहीं करता खेलकूद को, इस वास्ते खेलकूद से इसका कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार इनका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, गुस्सा शायद इनको बात बात पर आता है। अगर लगन पे प्रभाव हो तो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर बृहस्पति का प्रभाव लगन के साथ बैठा होगा तो पक्की बात है गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि बृहस्पति एक सोबर ग्रह है। शुक्र का प्रभाव होगा तो लगन में कम वो होगा। इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के अंदर जो है गुस्सा ही आएगा। हाँ, लगन में होगा या लगन पर प्रभाव होगा, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं, अडिग होते हैं अपने विचारों के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर मंगल का प्रभाव कूट कूट करके भरा होता है। और मंगल जो है ब्लड का सिग्निफाई करता है, और ब्लड का सिग्निफाई करने की वजह से आप ये कह सकती हैं, इस चीज़ को मैं बहुत क्लियर करके कहूँगा, कि जब ब्लड ही हमारे बॉडी में सब कुछ करता है, सारा कुछ काम ही ब्लड का है, तो ब्लड जब जो है बॉडी में एग्रेसिवनेस पर होगा तो पक्की बात है कि मंगल जो है उसी प्रकार का कार्य करेगा व्यक्ति के जीवन में। जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो क्या इनकी हेल्थ अक्सर मतलब यहाँ पर ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं? हेल्थ किस तरह की रहती है? देखिए, हेल्थ को अगर हम लेते हैं तो हेल्थ हमेशा 6th और 8th हाउस से हम डिनोट करते हैं।
तो 6th हाउस का स्वामी तो इसमें मंगल ऐसा नहीं बढ़ता, लेकिन 8th हाउस का स्वामी इसमें बुध बनता है, और 6th हाउस का स्वामी इसमें जो है बुध बनता है, और इसी प्रकार से जो है बुध एकादश भाव का स्वामी भी बनता है। दोनों ही भाव जो है मेलेफिक हैं, तो इनको बुध से संबंधित रोग होते हैं। मंगल और बुध आपस में शत्रु ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो मंगल से डिनोट करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनको बड़ी जल्दी एलर्जिक हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उन्हें खांसी, ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को थायराइड बहुत जल्दी हो जाता है, गर्दन के रोग, यहाँ के खांसी वगैरह के रोग, ये सब कुछ ऐसे व्यक्तियों को बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बुध इनको मेलेफिक इफेक्ट्स देता है। और मेलेफिक इफेक्ट्स में बुध के जो वो हैं, सारे के सारे रोग हैं, वो इसी प्रकार के हैं। खुजली हो जाना, या कोई स्किन की प्रॉब्लम जैसे मैंने खुजली कही, या मेंटली आदमी डिस्टर्ब भी इसमें हो जाता है, या दशा अंतरदशा के हिसाब से अगर बुध आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं शारीरिक रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी सेहत गड़बड़ाती है तो सिर्फ एक डॉक्टर की दवाई, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बावजूद हम ठीक नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमें एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर कहीं ना कहीं अपनी कुंडली जांच कराने की ज़रूरत आती है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस समय में प्रभु अपने व्यक्ति के जीव को जो है बनाता है, या व्यक्ति का जीवन होता है, तो सबसे पहले इसका पदार्पण होता है, सर का, और 9 के 9 प्लैनेट्स की जो रेज हैं यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसी के हिसाब से कुंडली बनती है व्यक्ति की, और वही कुंडली के हिसाब से आदमी का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ मतलब कि कैसे वो कमाएगा, धन कमाएगा, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही उसका सब एनालिसिस हो जाता है। और इसी वजह से जो उसका सारा एनालिसिस जब होना है, उसकी एजुकेशन उसी से एनालिसिस होनी है, सारा कुछ उसी से होना है, तो पक्की बात है कि सारा कुछ उसी से होना है। तो वो जो ग्रह है, उनका जो चार्जिंग एंड डिचार्जिंग ऑफ प्लैनेट्स इट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी है, और वही उसका सारा संदर्भ बनता है, सारा का सारा। तो यहाँ पर मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक हम इस बारे में, इस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा सके। मेष राशि का पूरा एक यहाँ पर व्याख्यान आपके सामने किया जा रहा है, किस तरह का व्यक्तित्व होता है इन लोगों को, किस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। आपने कहा कि इस तरह के लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होता है उनके अंदर, लेकिन पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो कैसे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में, क्या लाइन उनके लिए ठीक है? 12 ग्रहों के 12 राशियों के अंदर जो 12 खाने बनते हैं, हर खाने का अपना एक अलग अलग रोल होता है। जैसे मेष राशि के लिए धन भाव का स्वामी शुक्र होता है। एजुकेशन का भाव का स्वामी, हायर एजुकेशन को अगर हम देखेंगे, 3 तरीके की एजुकेशन हुई। एक तो आदमी 5वीं 6ठी क्लास तक पास करता है, उसके बाद एक हो गया 8वीं क्लास तक, या हद से 12वीं क्लास तक चला गया, वो पंचम भाव से हम डिनोट करेंगे। अगर हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं 12 प्लस, या आज के टाइम में हायर एजुकेशन तो ग्रेजुएट प्लस है, जिसमें MBA हो जाना, PhD हो जाना, तो वो जो होता है वो ज़्यादातर 4th हाउस से डिनोट होता है। तो हमें ये देखना होता है कि मेष राशि के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का स्वामी शुक्र बनता है, और जो उसके बाद की जो एजुकेशन है 12वीं एजुकेशन तक का स्वामी सूर्य बनता है। उसके बाद वो उसकी कैपेबिलिटी में चला गया। इसके बाद जब हायर एजुकेशन 12वीं के बाद वो जाता है, 12वीं के बाद वो जाता है, तो पक्की बात है कि उसको जो है 4th हाउस से डिनोट करते हैं। उसकी चंद्रमा की स्थिति, उसकी और ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा पर प्रभाव क्या करेगा, क्या उसके अंदर जो है सूर्य का प्रभाव, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है। अगर 6th 8th एंड 12th में बैठ गया सूर्य, तो पक्की सी बात है कि व्यक्ति जो है 12वीं के बाद ज़्यादा पढ़ेगा नहीं। हाँ, इन केस अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो गिर पढ़ करके कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर लेगा वो। जी आचार्य जी, आप अपने ज्ञान के भंडार में से इतनी कीमती बातें हमें बता रहे हैं। जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी सी वक्त की कमी है, इसीलिए बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूँगी, मेष राशि के जो लोग होते हैं उनको खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से उनको बचना चाहिए, क्या काम उनको करना चाहिए, कुल मिलाकर उनका जीवन सुखी हो सके, इसके लिए उनको किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? मंगल के लिए जो मेष राशि वाले हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए, जैसे काम का बताया आपने, उसको जितने भी काम है अग्नि से संबंधित काम करने चाहिए।
अग्नि से संबंधित जैसे ये आपके लोहारे का काम है या जो है तंदूर वाला काम है, होटल्स का काम है, इस तरीके के काम करने चाहिए। या फिर उसको जो है इस तरीके के काम करने चाहिए। शनि और मंगल का अगर योग बन जाएगा तो आदमी मेडिकल फील्ड में भी चला जाता है। इंजीनियरिंग के काम, कंप्यूटर्स के काम इसके लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इनको जो है अपनी स्किन वगैरह के लिए या अपने थ्रॉट के लिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए बीमारियों से बचकर रहना चाहिए। जब सीजन चेंज हो तो कोशिश करें कि जो है ठंड ना ज़्यादा लग जाए, तो खांसी जुकाम बड़ी जल्दी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को, इस वजह से रोग के लिए उससे बचकर रहना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को खास करके जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं उसको कि ड्रामेटिक होते हैं, उनसे बहुत बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बुध एक ड्रामेटिक ग्रह है और वो ड्रामेटिक ग्रह होने की वजह से मंगल का दुश्मन है, तो ऐसे व्यक्ति उसको जो है दुश्मनी जरूर पक्की बातें दे देंगे। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति मेष राशि के हैं वो आज आपने जो इतना ज्ञान दिया है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मित्रों, अभी यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दें, यदि आप भी आचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं या फिर फ़ोन पर बात करना चाहते हैं या फिर मिलकर आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9811350835 या फिर आप इस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं 9312483762। आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं, उनकी मेल आईडी है rphoro@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।